ठीक है सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार वैदिक ज्योतिष के ऊपर है। ये एक पूर्ण रूप में कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से, और डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर कोर्स बहुत बड़ा है। पूरा 1 महीने तक क्लासेस चलेंगी, मंडे से फ्राइडे तक आप क्लास अटेंड करेंगे। इसके अंदर जो है कि एक सेकंड रुकिएगा, मंडे से फ्राइडे तक आप क्लास करेंगे एवरीडे। 4 वीक का कोर्स है, 4 वीक। ठीक है, पूरा 1 महीना जिसे कहते हैं, ये वैदिक का पूरा पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? फीस इसका 9,500 रुपीज है। सबसे लोएस्ट फीस मैंने इसकी रखी हुई है। किसी को इससे लोएस्ट फीस में कोई पढ़ाता है तो वहां जरूर जाके पढ़े। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं अपनी क्लास में उम्मीद से ज्यादा देता हूँ। जो लोग गलती से ज्वाइन कर लेते हैं वो जिंदगी भर प्रसन्न रहते हैं कि हाँ मैं सही जगह ज्वाइन कर गया। तो इसमें मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर। आप ये कह सकते हैं आप मुझे वैदिक नाड़ी आती है। आप ये नहीं कह सकते साहब कि मुझे वैदिक नाड़ी नहीं आती। क्लास होगी मंडे से लेके फ्राइडे तक। और सबसे बड़ी बात होता है कि जो इसके सूत्रास हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। एक तो आपको इसमें पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के साथ जो है आपको लाइफ टाइम के लिए वीडियो मिलेगी यूट्यूब फॉर्म में, जो अपलोड होगी यूट्यूब फॉर्म में। तो क्या है कि इसमें आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे इंटरप्रिटेशन करना। यानी इंटरप्रिटेशन करते कैसे हैं वो तक आएगा। अब इस कोर्स में है क्या? सबसे पहले राशियों के बारे में ज्ञान कराया जाएगा। भाई राशियों के गुण धर्म कैरेक्टर वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा राशियों के बारे में। इस कोर्स में मैंने एक चीज बढ़िया ऐड करी है, दग्ध राशि। दग्ध राशि से कुंडली देखने का नियम बिल्कुल बदल जाएगा। कुंडली एकदम पलट जाती है, चेंज हो जाती है दग्ध राशि से। दूसरा क्या है, पूरे 12 भाव को पढ़ाया जाएगा अच्छे से। 12 भाव के गुण धर्म सारे समझाए जाएंगे आपको तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रहों के कारक तत्व समझाए जाएंगे। ग्रह और उनके कारक तत्व को समझाया जाएगा। फिर क्या समझाया जाएगा आपको कारक तत्व के बाद? कि ग्रह वक्री मार्गी अस्त क्या होते हैं। कारक तत्व के अंदर ही आ जाता है। ग्रह वक्री है, मार्गी है, अस्त है, उनके क्या फल होंगे। फिर आपको पंच महापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। महापुरुष राजयोग। ठीक है, ये कोर्स कोई समझाने में देख लेना 20 मिनट लग जाएंगे, कोर्स में पढ़ाना क्या है। पंच महापुरुष राजयोग लग जाएंगे। पांचवा क्या पढ़ाया जाएगा आपको? सभी राजयोग पढ़ाए जाएंगे। राजयोग बनते किससे हैं? राजयोग बनते हैं केंद्र और त्रिकोण के संगम से आपके राजयोग बनते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा नीच भंग राजयोग। ये भर जाएगा बोर्ड पूरा। नीच भंग राजयोग। फिर आपको जो है धन योग पढ़ाया जाएगा कि कैसे धन योग होता है, धन योग किस प्रकार से आपके पास धन आएगा। फिर आपको 12 लगन समझाए जाएंगे अच्छे से, 12 लगन समझाए जाएंगे। हर लगन में ग्रह फंक्शनल मेलेफिक होता है। फंक्शनल मेलेफिक का अर्थ होता है जैसे बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, पर मिथुन लगन के लिए ये फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। उस लगन के लिए ये पापी बन जाता है, कन्या लगन के लिए भी। फिर आपको पढ़ाया जाएगा मंगल दोष। मंगल दोष पढ़ाने के साथ आपको साढ़े साती समझाई जाएगी। साढ़े साती के बाद आपको जो है तिथि का ज्ञान कराया जाएगा। तिथि से कैसे जीवन में हम लाभ ले सकते हैं, तिथि के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। फिर आएगा आपको D to 10 पढ़ाया जाएगा, जिसे होरा चार्ट कहते हैं। होरा चार्ट से धन योग बनते हैं।
स्थान परिवर्तन से कुछ लोगों के धन योग जागृत हो जाते हैं और कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन ना होने की वजह से वो धन योग सुप्त हो जाते हैं। धन योग के बाद आपको नमंशा चार्ट बताया जाएगा। D9 उसको बोलते हैं, नमाज कुंडली को। नमाज कुंडली जो है लगन कुंडली, ये सारा लगन कुंडली है D1। अब ये D1 जो है वो शरीर है और D9 आत्मा है। आत्मा क्या कहती है वो पढ़ाया जाएगा आपको क्लास के अंदर। आत्मा में क्या छिपा है, मैं एक छोटा सा किसी की कुंडली देखता हूँ और वो थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। तसल्ली से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते साहब मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद D10 जो है आपका कर्म क्षेत्र पढ़ाया जाएगा कि मैं बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, या मैं निकम्मा इंसान हूं, या अच्छा काम करने वाला हूं, या इमोशनल हूं, या बहुत ज्यादा है मेरे को। बहुत सारा इसमें डिटेल है, ये तो छोटा सा मैं बता रहा हूँ। फिर D30 चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, त्रिशांश कुंडली बोलते हैं इसको। क्या मैं मानसिक कर्म गलत कर रहा हूं, क्या मैं इस जन्म में किस प्रकार के कर्म कर रहा हूं, या मैं गलती कहाँ कर रहा हूं, आपको वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपके D30 के अंदर वो कॉम्बिनेशन मान लो 5वें भाव में, 7वें में, 9वें में है, तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो गलती बता दी जाएगी, ताकि आपका अगले जन्म के लिए या इस जन्म के लिए कर्म बंधन ना बने। 7.5 वर्तमान जन्म की भोग पेमेंट है, वर्तमान जन्म की पेमेंट है 7.5। इसके बाद आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा क्या, वो पढ़ाया जाएगा, दशा पढ़ाई जाएगी। दशा कैसे देखते हैं, दशा को कैसे फलित करते हैं। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा डिग्री कैसे देखते हैं, डिग्री से फलित कैसे होता है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा नक्षत्र कैसे आपके जीवन में लाभ हानि देते हैं। हेडिंग बता रहा हूं, अगर मैं इनकी डिटेल बताने लग जाऊंगा ना तो 1.25 घंटा तो डिटेल में चला जाएगा। दशा के बाद डिग्री हो गया, फिर आपको गोचर पढ़ाया जाएगा, गृह गोचर, कि आज मुझे ट्रैफिक मिलेगा, मेरी टिकट लेट होगी। जो गोचर है नाड़ी का गोचर भी मैं साथ में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो वैदिक गोचर है वो 1 लाइन का है, पर नाड़ी का गोचर थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं नाड़ी गोचर भी साथ में पढ़ाऊंगा। तो ये हो गए कोर्स कंटेंट्स। ठीक है, अब मैं एक चार्ट लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मैं एक चार्ट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेकेंड। अब आप देखिए, जैसे ये किसी का चार्ट है, D1 चार्ट है, ये इधर D9 है, फिर D10 है, सारे चार्ट आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमने जैसे कुंडली को समझना है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा घंटा। ये बहुत बड़ा कोर्स है, छोटा नहीं है। आप ये मान के चलिए आप एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे। अब ये लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, पंचम भाव में बैठा है। किसके घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। तो लगने जो है वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अपने से पंचम है। क्लियर, ये चीज को समझना है हमें। अब लग्नेश के साथ कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। मंगल का एक ही शत्रु है, बुध, लेकिन मंगल सूर्य का मित्र है। मंगल सेनापति होता है कुंडली में और सूर्य राजा होता है। राजा के साथ सेनापति है, और बुध जो है वो राजा का मित्र है। अगर बुध थोड़ा सा भी खलल डालेगा तो सूर्य इसको निपट लेगा, बुध को दिक्कत नहीं आने देगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है। फर्स्ट लॉर्ड हो गया, हमने लगन पढ़ लिया। अब हम चले सेकंड लॉर्ड पर। सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस, एक्सॉल्टेड है, उच्च का होके बैठा है। इसका अर्थ ये है आपको धन की प्राप्ति आपके भाग्य में लिखी है।
आपको धन आपके भाग्य के अनुसार प्राप्त होगा। इस जन्म में आपको परिवार का संबंध मिलेगा। सेकंड हाउस परिवार भी है ना। लेकिन आप ये ध्यान से देखें, बड़ा सुंदर योग दिख रहा है ना दिखने में। अब मैं इसे कंडम कर देता हूं एक सेकंड में। जहां पर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है वहां से गिनो। अष्टम भाव में बैठा है। तो जब भी कोई ग्रह अपने भाव से अष्टम में बैठता है तो सेकंड हाउस कमजोर हो गया। सेकंड हाउस क्या हुआ? कमजोर हो गया। अब समझे आप? परिवार को संभालने में दिक्कत आएगी, पैसा कमाने में दिक्कत आ गई। जहां पैसा था, पैसे का ग्रह उच्च का होके बैठा है, राजयोग बना रहा है, लेकिन वो कंडम हो गया, उसमें कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि वो अपने भाव से अष्टम में है। बात क्लियर? चलिए आगे बताते हैं। अब चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं। कुंडली को एनालाइज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं आपको यहाँ शॉर्टकट के अंदर, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाएगा मुझे बताने में। अब आप देखिए, शुक्र बैठा है। हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड, पहला हो गया ना हमारा, सेकंड हो गया। इसका स्वामी बने शनि। शनि यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में, वक्री हैं, अपने घर को देख रहे हैं। अपनी एक राशि से ये भी अष्टम है। यानी अष्टम का अर्थ होता है, 8th हाउस का मतलब होता है हिडन अप एंड डाउन्स। क्या मतलब होता है हिडन का? अप एंड डाउन। अष्टम भाव का समझिए अर्थ। हिडन होता है, अप एंड डाउन होता है। बात क्लियर है? तो ये क्या करेगा? भाई बहन से संबंधों में अप एंड डाउन लाएगा। सुख की, अपने ही घर को देख रहा है पर वक्री है। वक्री होने से अपने घर में भी नुकसान कर देता है शनि। और इस शनि को केतु देख रहा है जो कट्टर दुश्मन है। शनि जो है जॉब यानी प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, केतु प्रोफेशन में अड़ंगे डालेगा। शुक्र देख रहा है, ठीक है। शुक्र जो है शनि को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भी बेचारा कितना सपोर्ट कर लेगा, वो खुद तो केतु के पास बैठा हुआ है। अब आप समझे, शुक्र जो है वो खुद तो केतु के पास बैठा हुआ है, वो थोड़ी इसके पास बैठा हुआ है। आगे चले। अब देखिए, पांचवें घर का लॉर्ड मैंने बता ही दिया 9th हाउस में है। यहां पर बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। 5th लॉर्ड सिटिंग इन द 5th हाउस, अपने से पांचवा, भवात भावम सिद्धांत। अर्थात इनकी संतान जीवन में उच्च कोटि की तरक्की करेगी ही करेगी। अब हम ये वाली राशि नहीं लेंगे, वो हम ले चुके हैं। समझे आप? वो राशि हमने कुटुंब भाव की ले ली थी। अब हम बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि से लेंगे। संतान इनकी पिता से तरक्की ज्यादा करेगी, ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि उनका स्वामी जो है उच्च का है। पिता से 4 कदम आगे जाएगी संतान। हो गया ये वाला पॉइंट। आगे चलते हैं। अब मंगल है छठे घर का स्वामी, अपने से 12वां बैठा है। क्लियर है? ये संतान को कष्ट देगा मंगल। लग्नेश है, एग्रीड। लेकिन छठा घर रोग ऋण शत्रु का है और अपने से द्वादश भाव में बैठ गया। जातक को प्रेम नहीं होने देगा, सफल नहीं होने देगा, लव अफेयर करेगा, टूट जाएगा। मंगल का संबंध पंचम भाव से 2-12 का है, इस वजह से प्रेम संबंध ज्यादा नहीं चल पाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी 4th हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है। दिस इज कॉल्ड राजयोगा। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। ठीक।
अब ये राजयोग तो है, अब ये हुआ क्या, ये दूषित हो गया, किससे? केतु के साथ बैठने से। ठीक। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? शुक्र के साथ केतु बैठा है, पहला पॉइंट, पत्नी जो है वो धार्मिक होगी। दूसरा पॉइंट, पत्नी बीमार रहेगी। तीसरा पॉइंट, पत्नी झगड़ा करने वाली होगी, झगड़ा भी करेगी। पढ़ लिया हमने सेवंथ हाउस। तो ऐसा आदमी, ये हमने पत्नी से पढ़ा। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप भी होता है, किसी के साथ पार्टनरशिप, वाइफ के साथ पार्टनरशिप नहीं होती, वो अलग है, हम लोग कर लेते हैं बिजनेस वगैरह में। दूसरा, सेवंथ हाउस क्या होता है? व्यापार होता है। व्यापार का स्वामी कौन बना? शुक्र बना। शुक्र के साथ कौन है? केतु। तो भैया व्यापार में तो दिक्कत आएगी, ये पक्का मान के चलिए। और शुक्र क्या है? नाड़ी में पैसा है, नाड़ी से। तो बीच बीच में मैं ऐसे भी पढ़ा देता हूं, पैसा है तो पैसे की प्राप्ति में दिक्कत आनी निश्चित है। ठीक। आगे चलते हैं। अष्टम भाव लिया हमने, बुध लिया। बुध कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। तो दशम भाव में बुध बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में बैठा है। ठीक है। तो जब कभी भी बुध की प्रत्यंतर दशा आएगी, रोड़े अटका देगा व्यापार में, क्योंकि दशम है वो अपने से। अब ये देखो, इनकी चल रही है बुध की 25/11, 23/11 से चली है दशा। ठीक है, बुध की। तो रोड़े अटका देगा। लेकिन बुध कहाँ पॉजिटिव होगा? अष्टम भाव हिडन नॉलेज है, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष का ज्ञान हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग हो, कुछ भी हो, वहां ये बुध पॉजिटिव होगा। व्यापार में बुध नेगेटिव बन जाएगा। आप समझे? आप अगर ये जातक छोटा होता, बचपन होता, अभी तो यहाँ है, तो मंगल इसका शत्रु है, तो एजुकेशन में दिक्कत दे जाएगा। शत्रु बैठा है ना, बुध ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक होता है, तो शिक्षा में दिक्कत दे देगा। बात क्लियर है? ऐसे पढ़ते हैं कुंडली को, ऐसे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस में शनि तो मैंने पहले ही करा दिया था। ठीक है। अब एकादश भाव में चंद्रमा, हाँ सॉरी, एकादश भाव का लॉर्ड जो है वो कहां बैठा है? पंचम भाव में। देखिए, फंडामेंटल रूल ये है वैदिक का, बड़े ध्यान से समझिए। 5वें और 11वें घर में अगर बुध बैठा है तो शेयर मार्केटिंग से लाभ होता है। शेयर मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, कमीशन का काम है भाई साहब। सट्टा बाजार है, स्पेकुलेशन है। तो आदमी शेयर बाजार में भी कूद सकता है। स्पेकुलेशन में लाभ हानि के कई सारे सूत्रास लगते हैं, कुछ नाड़ी के सूत्र हैं, कुछ अलग मेरा कोर्स है अष्टावर्ग के सूत्र हैं। पर आदमी को खुजली जरूर देगा मरकरी कि मैं 4 पैसे जल्दी कमा सकूं। ठीक है। और बुध अपने ही भाव को देख भी रहा है। अब बुध जब अपने भाव को देख रहा है, वहां चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा पानी है, तो पैसा पानी की तरह बह सकता है। चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है। ऐसे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा जो है भाग्य का स्वामी बन के एकादश भाव में बैठा है, यानी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर या राजयोग है। उसके भाग्य में इच्छा की पूर्ति लिखी हुई है कि मेरे को जो मैं इच्छाएं रखूंगा इस जन्म में उसकी मुझे पूर्ति होगी। लेकिन हमने ध्यान क्या नहीं दिया कि चंद्रमा एक शत्रु राशि में बैठा है, और एकादश भाव उपचे भाव होता है। उपचे भाव का मतलब होता है कि अगर कठोरता होता है, उपचे श्री वृद्धि बोलते हैं, धन प्राप्ति वाला भाव बोलते हैं। ठीक है। धन प्राप्ति वाला भाव बोलते हैं। तो धन की प्राप्ति जो होगी, चूंकि वो बुध की यानी अपने परम शत्रु की राशि में बैठा है, तो रोड़े तो आने ही है।
और शुभ ग्रह किसी की भी कुंडली में एकादश भाव में हो, वो मेहनत करने से थोड़ा सा घबराते हैं, हिचकिचाएंगे। वो चाहते हैं हमको इनकम इजी आ जाए। शुभ ग्रह है ना, इजी वे ढूंढता है शुभ ग्रह। धक्के खाने का काम तो कराते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये हार्ड वर्क मांगते हैं। ये ग्रह तभी शांत होंगे जब आप जरूर से ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे भाई साहब, अदरवाइज ये शांत होने वाली पार्टी नहीं है। तो इस तरह से कुंडली देखी जाती है। फिर क्या है, मैं बड़ा लास्ट वाले स्टेप थोड़े से बता रहा हूँ, किसी को थोड़ी बहुत भी आती होगी तो उनको समझ आ जाएगा। जिनको एबीसीडी भी नहीं आती, तो मैंने एक सप्ताह उनके लिए रखा है, उंगली पकड़ के पढ़ाना है मुझे, उनको भी ऐसे ही पढ़ाना है मुझे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। 12 लगन भी समझाता हूं, वो पहली ही 5 क्लास में 12 लगन में समझाता हूं। कैसे समझाता हूं, देखो ये मंगल है, इसका स्वामी लगन का, तो मंगल के शत्रु ग्रह पहले देखो कौन है, बुध हुआ, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर शनि भी आएगा, क्लियर है। शुक्र भी थोड़ी बहुत रखता है, वो सब आएंगे। उसके बाद इसके मारक भाव कौन से हैं, 2 मारक भाव ये हुए, तीसरा ये हुआ। तीसरा ये क्यों हुआ, ये इसलिए बना, 8वें से तीसरा घर अष्टम है, भवात भावम सिद्धांत लग गया। भवात भावम सिद्धांत के कारण, अष्टम से अष्टम के कारण तीसरा घर भी मारक हो जाता है। ऐसे मैंने जो लोगों को बिल्कुल नहीं आती, आराम से पढ़ाना है और समझाना है। फिर ये बताना है कि त्रिकोण के स्वामी राजयोग कारक ग्रह होते हैं, यानी इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा राजयोग कारक ग्रह हैं। त्रिकोण के स्वामी हर लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति यहाँ पे राजयोग कारक हुआ, लेकिन ये 50% मैं इसे दूंगा, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में यानी मार्ग स्थान में चली गई। और दूसरा क्या हुआ, स्थिर लगन का 9th हाउस जो होता है वो बाधक पति भी होता है साहब, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो बाधक पति होने की वजह से भी ऑब्स्टेकल आती हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अब दशाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे दशा है जुपिटर बुध की, जैसे बृहस्पति है, तो बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वो फल कहाँ के देगा, जहां का स्वामी है ना, सेकंड हाउस का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, इसके फल देगा। प्रत्यंतर दशा नाथ मरकरी है, ये कहाँ के फल देगा, ये 5th हाउस के फल देगा जहां बैठा है, क्लियर है। फिर क्या है, और इसके बाद प्रत्यंतर दशानाथ भी बृहस्पति हैं। प्रत्यंतर दशानाथ कहाँ के फल देगा, जहां उसकी दृष्टि है, कहाँ दृष्टि है, पंच लगन पर है, पंचम दृष्टि। फिर दूसरी दृष्टि 3rd हाउस पर है, सप्तम दृष्टि। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो इस प्रकार से बृहस्पति अपनी दृष्टि का फल देगा, ठीक है। फिर आपको वक्री ग्रह बताता हूं। वक्री ग्रह को अगर आप पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के एंगल से पढ़ेंगे, कोई भी ग्रह वक्री हो, वो पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान तेजी से करवा देगा। आपकी पेमेंट तेजी से हो जाएगी। पिछले जन्म में जो आपने दुष्कर्म किए थे या पाप कर्म किए थे, उसकी पेमेंट तेजी से इस जन्म में करवा देगा, यानी आपको संघर्ष देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि ये वक्री ग्रह हो गया, आस्त ग्रह हो गया। अब आते हैं हम लोग नक्षत्र के ऊपर। अब जैसे नक्षत्र का, जब मैंने अपने आप से सीखा था, शतभिषा का था, तो क्या था, शत का अर्थ होता है 100, भिषा का अर्थ होता है विद्या, ठीक है। तो ये राहु का नक्षत्र है, अर्थात ऐसा जातक कई विद्याओं का ज्ञाता बनता है, ठीक है। कई विद्याओं की जानकारी होती है। जो भी डॉक्टर बनते हैं ना ज्यादातर, वो शतभिषा नक्षत्र से उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आ ही जाता है, तभी वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो नक्षत्र के अंदर चलेंगे। नक्षत्र में आपको लता दोष भी बताया जाएगा, सूर्य से होता है लता दोष।
तारा दोष बताया जाएगा, पैसे वाले नक्षत्र क्या है वो बताया जाएगा, किन नक्षत्रों में पैसा उधार नहीं देना है वो बताया जाएगा। बहुत कुछ है कोर्स में, मतलब इतना इजी नहीं है, अगर उसी की व्याख्या कर दूं तो टाइम पूरा खा जाएंगे हम। ठीक है, डिग्री बताई जाएगी, बाल्यावस्था की डिग्री के ग्रह के क्या अर्थ हैं, युवावस्था के ग्रह के क्या अर्थ हैं। 0 डिग्री का ग्रह जिंदगी में चमत्कार ला देता है, लेकिन 0 डिग्री का ग्रह जहां बैठा है, मान लो स्वामी विवेकानंद जी का सूर्य 0 डिग्री पर था, 10th हाउस में, 10th हाउस जॉब एंड प्रोफेशन का था, तो जॉब एंड प्रोफेशन 0 था उनका, नील बटा नील, वो तो सन्यासी हो गए। पहले जमाने में ना साधु लोग तपस्वी होते तो अपनी दिव्य दृष्टि से कुंडली उनको कोई दिखा देता था, तो सूर्य 0 डिग्री को देखते ही बोलते थे या तो ये राजा बनेगा और या ये उच्च कोटि का सन्यासी तपस्वी भक्त बनेगा, सीधी बात। 0 डिग्री का क्यों ऐसा बोला जाता है वो मैं समझा देता हूं। अब आपने पृथ्वी से एक सैटेलाइट छोड़ा, वो सैटेलाइट जब पृथ्वी से चला 25,000 किलोमीटर की स्पीड थी उसकी। अब वो जैसे ही मून की ग्रेविटी में एंटर करेगा, तो 25,000 की स्पीड थी तो वहां 0 की स्पीड आ जाएगी ना, तभी तो लैंड करेगा। 25 की स्पीड पे थोड़ी लैंड कर सकता है, समझे आप? यानी पीछे से वो एक फोर्स लेकर के आया हुआ है जो अनविजिबल है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोचर भी आपको अच्छे से कराया जाएगा। अब आपको एक गज केसरी योग भी समझाता हूं। अब जैसे किसी की कुंडली में गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, युति है ना, अगर मान लो गुरु कर दिया हमने 18 डिग्री का और ये कर दिया हमने 9 डिग्री का, अगर गुरु और चंद्रमा में डिग्री का डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री है तो ये गज केसरी योग है। अगर ये गज केसरी योग तब नहीं होगा जब दोनों में डिग्री जो है 10 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाए, 10 से ज्यादा का। मान लीजिए यहां पर 2 डिग्री का आ गया चंद्रमा, अब तो डिफरेंस 10 से ज्यादा हो गया ना, 16 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अब ये गज केसरी योग नहीं है, दिख जरूर रहा आपको कुंडली में, डिग्री जो है वो ऐसे आपको बारीकी से पढ़ाई जाएगी। अब ये 16 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 16 डिग्री का डिफरेंस आने के कारण जो है ये अंतर आ गया इनका। अब ये गज केसरी योग नहीं है। ठीक है, फिर आपको नक्षत्र में ना संक्रांति का संबंध भी सिखाऊंगा कि नक्षत्र का संक्रांति से संबंध हो जाए ना तो आदमी का ऐसा बैंड बजता है ना, खून के आंसू रो पड़ता है। फिर आपको त्रिमुख नक्षत्र भी पढ़ाए जाएंगे। त्रिमुख नक्षत्र का अर्थ होता है 3 दिशाओं में देखना। ठीक है, उसके अंदर लोचन नक्षत्र आएगा, मंद नक्षत्र आएगा, सुलोचना आएगा, अंधलोचन नक्षत्र आएगा, अधोमुख उधरमुख नक्षत्र आएंगे। ठीक है ना, तो उधरमुख जो नक्षत्र होते हैं ना वो लेंटर डालने के काम आते हैं, अधोमुख नक्षत्र जो होते हैं वो बेसमेंट के लिए काम आते हैं। बहुत से वास्तु वाले जो लोग हैं ना वो इन नक्षत्रों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। फिर आपको जो अच्छे से नक्षत्र के बाद दशा का भी मैंने एक बताया है, क्या होता है दशा में, एक और चीज भी बताता हूं। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, ये वाला भी बृहस्पति अच्छे फल देगा क्योंकि ये उच्च राशि की तरफ जाने के लिए ललायित है। अगर यही बृहस्पति अगले भाव में बैठ गया तो बृहस्पति ने अपनी उच्च राशि को पार कर लिया है भाई साहब, इतने बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसने जो है अपनी उच्च राशि पार कर ली है। ठीक है, ये दिक्कत आती है। अब आते हैं एक और, देखो मैं कोई वो फार्मूला लेके नहीं बैठा, दिमाग से ही चले जा रहा हूं जो आता जा रहा है दिमाग में। अब D9 चार्ट में है, मान लीजिए यहाँ ग्रह बृहस्पति उच्च का है और गलती से ये रही नीच राशि बृहस्पति की, ये पूरा नमांशा D1 जो चार्ट है वो आपका शरीर है और ये आपकी आत्मा है, 9th।
तो आत्मा में तो ग्रह नीच का हो गया, तो उतना बृहस्पति किसका है, संतान का, धन धान्य का, इनमें कमी करेगा। संतान सुख में कमी कर देगा, धन के सुख में कमी कर देगा। जिन जिन चीजों का कारक बनता है उन उन चीजों में बृहस्पति कमी करेगा ही करेगा। कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन से ज्यादा खराब देंगे, ये हमें अच्छे से देखना है। अब मान लीजिए यही 8 नंबर राशि यहाँ पे भी 8 नंबर आ जाए, तो इसको कहेंगे लगन वर्गोत्तम है। लगन वर्गोत्तम हो जाने से जातक जीवन में तरक्की बहुत अच्छी करता है। फिर आपको D9 के अंदर बताए जाएंगे कि छोटी उम्र में आप जल्दी कैसे तरक्की कर लेते हैं, कैसे आप यश मान कीर्ति प्राप्त कर जाएंगे, वो D9 के अंदर का कॉम्बिनेशन ही आपको बता देगा। अब मैं एक और चीज बताता हूं, अच्छा सा आप देखिए, अगर आपके चार्ट में, आई विल हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। सपोज शनि किसी भी राशि में बैठा है D9 में, तो ये बात मान करके चलिए, ससुराल में आपको घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। मींस यू विल नेवर गेट अ ट्रू रिस्पेक्ट फ्रॉम यूर इन लॉज हाउस, आइदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा, जब लोग ज्यादातर पूछते हैं ना, खासतौर से व्यापारी लोग पूछते हैं, मुझे धन की प्राप्ति कब होगी, सारे योगा पढ़ाए जाएंगे धन प्राप्ति के। कब कब आपको जुपिटर का ट्रांजिट बताता है, कि आपको जुपिटर क्यों बताता है, क्योंकि जुपिटर धन का कारक है वैदिक कुंडली के अंदर। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में धन के कारक जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको सारे योगास पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको D10 के अंदर ये बताया जाएगा, D10 यानी दशमांश कुंडली के अंदर, कि आपका जो कर्म क्षेत्र है, क्या उससे आप मानसिक रूप से जुड़े हैं, क्या आप प्रैक्टिकल होकर के जुड़े हैं। ठीक है ना, कुछ लोग घर भी आएंगे ना तो ऑफिस की ही टेंशन लेके आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते। मैंने एक कुंडली देखी थी, रोहतक से आई थी, द पर्सन इज बैंक में शायद डिप्टी मैनेजर था, क्या था मुझे याद नहीं है। तो उसकी कुंडली में एक योग था, तो मैंने उससे पहले इनडायरेक्ट तरीके से पूछा। मैंने कहा यार आप अपनी टेबल बड़ी जल्दी साफ कर लेते हो और फटाफट फाइलें निकाल के आगे बढ़ा देते हो। हाँ जी, बोला हाँ जी मेरी आदत बहुत अच्छी है। फिर मैंने उसको डांटा, मेरा थोड़ा सा पुराना क्लाइंट था। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम काम भी तो कर लिया करो, तुम काम करना ही नहीं चाहते, निकम्मे इंसान हो। अपना काम दूसरों को पास ऑन करते हो। बेटा शनि की जिस दिन 7.5 आई ना, तेरी लंका लगा देगा वो, ये याद रखियो। 7.5 और जो ढैया होती है वो वर्तमान जन्म के कर्म फल का ज्यादा हिसाब लेती है, पूर्व जन्म के कर्म फल कम लेती है, उठाती है। वर्तमान जन्म के कर्म फल का हिसाब 7 के साथ चुकता कर देगी वो। ठीक है, कुंडली में दरिद्र योग है या नहीं है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और D30 जो चार्ट होता है, अगर मान लीजिए उसके लगन में सूर्य अकेला बैठ जाए, तो हम कह देंगे इस जन्म में शादी नहीं होगी। D9 में भी देख लिया, लेकिन D30 ने कंफर्म कर दिया। कुछ इस प्रकार से हमारे को चीजें मिलती हैं, और इस प्रकार से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हर चीज बारीकी से चलेंगे। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स थे विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, लेकिन डिटेल बहुत ज्यादा है। 1 महीने का कोर्स है, उंगली पकड़ के मैंने पढ़ाना है, नहीं समझ में आएगा दोबारा बोलना है। और किसी को मैं म्यूट नहीं करता हूं क्लास के अंदर। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और मेरे से पूछ सकता है। और ये क्लास कल स्टार्ट होगी 8 बजे से 9 बजे के तक, डेली क्लास होगी 1 महीने तक। और आप अपने आप को ये कह सकेंगे कि हाँ, मैं आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। फीस 9,500 रुपीज है, कंप्लीट कोर्स है। और इसके अंदर 4 हफ्ते चलेगा कम से कम। 4 हफ्ते में भी अगर हम 5 क्लास लेकर के चले तो 20 क्लासेस का कोर्स है। द लोएस्ट फी इन द इंडिया इटसेल्फ, इससे लोएस्ट फीस में कोई नहीं पढ़ा सकता। दिस इज द मोस्ट लोएस्ट फी। If anyone having a query can directly ask me,
अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू यू।